नमस्कार दोस्तों। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा था। ये आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर एक कलंक की तरह है और इस आपातकाल ने इंदिरा गांधी जी को बहुत सारी मनमानियां देश में करने का अवसर दिया। इस आपातकाल के जो खलनायक थे उस दौर के, अगर आप लोग हैं या जानकारी रखते हैं, तो उस दौर में एक नारा हरियाणा में गूंजा था, इमरजेंसी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय और बंसीलाल। दोस्तों, आज आपातकाल का दिन है और इस दिन हमारे देश में आपातकाल लगा था। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं। इनका नाम है सुभाष आहूजा जी, जो रोहतक की जगदीश कॉलोनी में रहते हैं। आपातकाल का विरोध करने पर, सत्याग्रह करने पर 21 साल की उम्र में जब ये कॉलेज पढ़ रहे थे, इनको गिरफ्तार करके रोहतक जेल में डाल दिया गया। आज हम सुभाष आहूजा जी से आपातकाल के उनकी जर्नी के बारे में, उस दौर की यादों के बारे में पूछेंगे और जानेंगे कि उस दौरान हरियाणा का माहौल कैसा था और हरियाणा में उस समय चौधरी बंसीलाल के नाम का जो खौफ था वो किस कदर छाया हुआ था। सुभाष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में वो दौर ऐसा था, आज से 46 साल पहले की बात है जी। तो हम भी नौजवान थे, खून भी बड़ा खौलता था। जब इमरजेंसी लगी थी तो उस समय तो सब अखबार भी बंद हो गए थे। अच्छा। और इतना खौफ था कि जैसे अंग्रेज़ों के समय में भी भारत माता की जय बोलने पर कोड़े मारे जाते थे, पकड़ करके जेल में बंद किया जाता था, तो ऐसा ही दृश्य उस समय हो गया था कि कोई भी भारत माता की जय बोल रहा है या इनकलाब जिंदाबाद बोल रहा है तो उसको पकड़ के अंदर करते थे। अच्छा। और उस समय सारे नेता बंद थे जी। लेकिन संघ का जो नेटवर्क है आरएसएस का, वो इतना नीचे तक फैला हुआ था, क्योंकि संघ का काम जब वो मैदानों में खेलना है जी, तो मैदानों में तो अब भी खेल रहे होते हैं लोग, कौन संघी है कौन नहीं है कुछ नहीं पता चलता। तो उस समय भी ये था कि संघ पे भी बैन लग गया था। अच्छा। लेकिन उसके बाद जो भी मैदानों में लोग इकट्ठे होते थे, खेलते थे, कहीं वॉलीबॉल, कहीं कबड्डी, ड्रेस वगैरह डालते नहीं थे, इसलिए पता नहीं चलता था भी कौन है। रणनीति वहाँ बनती थी और पूरा नेटवर्क अंडरग्राउंड सारा हमारा चालू था। और इंदिरा गांधी को लगता था कि यह संघ कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़े बड़े नेता इनके हमने कैद कर लिए हैं जी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नेता ऐसे थे, हमारे कुछ जो अधिकारी थे वो अंडरग्राउंड थे, उन्होंने वेश बदल लिया था, उन्होंने अपना सारा हुलिया बदल लिया था और अंडरग्राउंड वो काम करते रहे। मान लो उनमें से कोई पकड़ा भी जाता था तो फिर उसके सेकंड लाइन जो है, क्योंकि संघ में एक परंपरा है कि सेकंड लाइन पहले से तैयार रहती है, तो वो सेकंड लाइन जो है उसको सारा संभालती थी। तो हम लोगों के जिम्मे भी काम रहता था उस समय, मीटिंगों में जाना। एक बार मुझे याद है, जींद रोड पर जो है, और हमें इमरजेंसी कॉल हुई कि 1 घंटे में पहुंचना है। अच्छा। तो साइकिलों पर फिर वहाँ गए तो हम सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, संघ के कार्यक्रम। तो वहाँ इस तरह ये व्हाट्सएप मैसेज तो कुछ नहीं होते थे, मौखिक काल ही होती थी। वो सूचना मिली और हम लोग वहाँ पहुँच गए तो देखा तो वहाँ तो सुबह 5 बजे अंधेरे के अंदर। अच्छा सुभाष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले मुझे आप अपनी गिरफ्तारी के बारे में बताएं कि आपकी गिरफ्तारी कैसे हुई। तो संघ में सत्याग्रह का चल रहा था एक ट्रेंड, मेरे से पहले कई ग्रुपों ने सत्याग्रह किया था। सबसे पहले तो यही बनारसी दास गुप्ता जी का विरोध हुआ था। उनकी रैली में ही पहली बार जो है बंसीलाल ने इंदिरा गांधी को ये आश्वासन दिया था कि हरियाणा में मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा। इतनी हिम्मत नहीं है किसी की, मैंने इतना डरा रखा है और होगा नहीं है। लेकिन बंसीलाल की नाक के नीचे एक तरह से देखा जाए, बनारसी दास गुप्ता उस समय मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री की पहली रैली में लगभग 20 के लगभग कार्यकर्ता हमारे ऐसे थे जो एक एक करके उठ करके नारा लगाते रहे। 2-3 लोग उठते थे, पुलिस पकड़ने के लिए दौड़ती थी तो दूसरी जगह से फिर 2-3 खड़े हो जाते थे, उधर दौड़ती थी, तीसरी जगह फिर खड़े हो जाते थे। तो वो सारी सभा में ऐसे फैले हुए थे कि पूरी की पूरी सभा जो है वो डिस्पर्स हो गई और बनारसी दास गुप्ता को वहाँ से जाना पड़ा। तो बंसीलाल की बड़ी किरकिरी हुई भी। उसने तो कहा था यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन इस तरह का दृश्य जब अखबार तो चलते नहीं थे लेकिन सब जगह फैल गया। तो उसके कारण से जो है, क्योंकि सीबीआई को भी भनक नहीं लगी किसी को भी ऐसा हो सकता है, तो उस पहले ग्रुप को इतनी प्रताड़नाएं दी गई थी। ऐसी जगह वहाँ उनको जाकर के, रोहतक के कई प्रमुख हस्तियाँ थी उसमें, अमीरचंद जी बब्बर होते थे। अच्छा। तो हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल हैं राजकुमार बहल वो होते थे। तो ऐसे कई लोग थे उसमें, तो जिनको जो है वो नाहड़ के किले में जाकर के ले गए और पता नहीं चला कि कहाँ ले गए। अच्छा। यानी ये एक अफवाह फैलाई गई कि उन लोगों को कहीं ना कहीं मार दिया या कहाँ ले गए हैं। आप लोगों में भी डर पैदा हो गया कि पता नहीं क्या किया उनके साथ। मतलब जेल थाने में कहीं ले ही नहीं गए उनको। अच्छा।
सीधा नाड़ के सीधा ही वहाँ ले गए। तो काफ़ी कई दिन तो पता नहीं चला कि कहाँ है क्या है, ढूंढते रहे उधर तो लेकिन कहीं ना कहीं से खबर मिली तो रामविलास पास अपने जो शर्मा जी हैं वो वहाँ गए। उस समय तो टीचर ही थे, उस समय शायद टीचर ही थे, उस समय कुछ ज़्यादा राजनीति में नहीं थे। लेकिन उनको जब पता चला तो 2-3 लोगों को 4 लोगों को लेकर के गए, लेकिन उन लोगों को पकड़ लिया इन्होंने। पकड़ करके फिर जो यातनाएं दे सकते थे, यानी जो उस समय अंग्रेज़ों के समय में बर्फ़ पर लिटाना और पता नहीं चूहे कपड़ों में छोड़ देना। नहीं, ऐसा कहते हैं कि रामविलास जी के पजामे में चूहे तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे काम किए गए कि वो अब तक भी उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि अच्छा हट्टा-कट्टा मजबूत शरीर था। उनको ऐसी यातनाएं दी गई कि जो काफ़ी समय तक फिर वो बीमार रहे। उनको बताते हैं बैरक भी वो दी गई जो 5 फुट की थी, उनका शरीर 6 फुट का। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही था। तो जो भी ग्रुप आता था जी, उनको पूरा प्रताड़ित करते थे। हमारे ग्रुप को भी किया गया, बाकी उस हमारे से पहले वाले ग्रुप को भी किया गया, तोड़ने की कोशिश की गई। माफ़ी मांग लो, हम आपको छोड़ देते हैं, अच्छा, ऐसा भी कहा गया। नहीं तो आपका कैरियर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने तो ठान रखा था। किस दिन गिरफ्तार किया गया? ऐसा कोई दिन तो मुझे तय नहीं है, मुझे याद नहीं है। अच्छा, तो फिर आपको कहाँ ले गए वो गिरफ्तार करके? पहले या थाने में लेकर के आए, जो भिवानी स्टैंड पर जो सिविल लाइन थाना उस समय था। क्या तो मारपीट हुई यहाँ पे आप लोग? हमें प्रताड़ित किया गया, मतलब अच्छा, एक एक करके मतलब वो किया गया। हमारे को शायद उतने मारपीट नहीं की गई, लेकिन प्रताड़ित बहुत किया गया। डराया गया कि तुम्हें पीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, हमारे साथ कुछ 2-3 स्कूल के विद्यार्थी भी थे। अच्छा, छोटे बच्चे। तो हमारा ग्रुप छोटा था, मतलब ज़्यादा बड़े लोग नहीं थे, हम इतने रिनाउंड लोग नहीं थे। आप लोगों ने नारे लगाए थे? हाँ, नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, और इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, भारत माता की जय। उस समय आपको इतनी समझ थी कि नारों का क्या मतलब है? हाँ, समझ थी, ऐसा नहीं कि समझ नहीं थी। पढ़ते थे, सब देखते ही थे जो हो रहा है। और संघ के अंडरग्राउंड न्यूज़ लेटर निकलते थे। अच्छा, दर्पण के नाम से। यहाँ रोहतक में निकलता वो पूरे हरियाणा में निकलता था। दर्पण। अब ये किसी को नहीं पता था कहाँ से निकलता है। अच्छा, लेकिन पूरे हर शहर में दुकानों में रात को जो है शटर के नीचे से अंदर से डाल देते थे। तो वो दर्पण सर्कुलेट कैसे करते थे आप लोग? सर्कुलेट ऐसे होता था कि वो छुप छाप करके जैसे तैसे, मतलब लोग जो है किसी ट्रंक में, किसी उसमें लेकर के आते थे। अच्छा, बसों में, पूरे हरियाणा में जाता था? पूरे हरियाणा में जाता था और हर शहर में पहुंचता था, छोटे कस्बों में भी पहुंचता था। और पहुंच करके फिर वो कोशिश होती थी भी अधिकतर लोगों तक पहुंचाया जाए। तो कभी पकड़े नहीं गए? पकड़े गए, कई लोग पकड़े भी गए। अच्छा, लेकिन जो पकड़े जाते थे, अब एक रोहतक की बात बताता हूँ। ये जो आपने देखा होगा विक्रम ड्राई क्लीनर वाले, इनका लड़का छोटा सा था, वो मेरे ख्याल 7वीं-8वीं में पढ़ता होगा। वो ऐसे रात को डाल रहा था, तो एक खट्टर होते थे कांग्रेसी नेता। अच्छा, उसने पता चल गया, देख लिया, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो उसको पकड़ के ले गए वो, तो उसको जेल में डाल दिया था। अच्छा, तो ऐसे भी कई लोग हुए जो। आपने भी मौका मिला आपको भी? हम भी करते थे बिल्कुल, लेकिन हम पकड़े नहीं गए। अच्छा, हम भी करते थे उस तरह से, उसको कैसे पहुंचाना। फिर जो हमारे अधिकारी होते थे वो वेश बदल करके आते थे। हम लोगों के यहाँ ठहरते भी थे, मेरे यहाँ भी कई बार आए। एक प्रेमचंद जी गोयल होते थे हमारे उस समय, अभी भी हैं, वैसे उनकी आयु काफ़ी हो गई है। उस समय हरियाणा का काम देखते थे वो, तो वो आते थे मेरे यहाँ, रात को ठहरते थे। एक डॉक्टर अशोक गर्ग होते थे, अपना यहीं MBBS किया था उन्होंने, और वो भी जेल में रहे हमारे साथ। अच्छा, तो वो भी अंडरग्राउंड काम करते थे, तो रात को आकर के ठहरते थे। तो ये सारा पूरा नेटवर्क जो है वो चलता रहता था। अच्छा अच्छा। रोहतक में मेरे ख्याल 250-300 लोग थे जिन्होंने सत्याग्रह किया था उस समय। मतलब 250-300 इतने डर में भी, जिसमें स्कूल के विद्यार्थी थे, कॉलेज के विद्यार्थी थे, यानी आप ये मान कर चलो कि 14-15 साल से लेकर के 80-90 साल तक की आयु के लोग थे उसमें थे। उसमें राजनीतिक लोग भी थे, जनसंख्या भी थे, और बाकी तो किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनके लोग आए आगे। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग थे उस समय तो जो साथ थे, लेकिन उनके नेताओं को पकड़ने के बाद नीचे कोई उनका कार्यकर्ता, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सत्याग्रह करे। अच्छा सुभाष जी, उस समय बताते हैं कि जो रोहतक जेल थी वो राजनीतिक कैदियों का एक हब बन गई थी। हाँ, बन गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजनीतिक कैदी रोहतक जेल में लाए गए थे। तो जब आप रोहतक जेल में पहुंचे तो आपको किस किस बड़े राजनेता से जैसे मिलने का एक तो सिकंदर बख्त थे, भैरव सिंह शेखावत, समर गुहा, पीलू मोदी, मतलब ये नाम तो ध्यान में आते हैं सारे जो यहाँ थे। अच्छा, तो इसके अलावा और भी लालकृष्ण आडवाणी भी थे? नहीं, यहाँ नहीं थे वो, हिसार जेल। हाँ, वो यहाँ नहीं थे। यहाँ तो भैरव सिंह शेखावत थे जो उपराष्ट्रपति बने। पीलू मोदी का नाम उस समय बहुत चलता था। चौधरी दल सिंह यहाँ होते थे मेरे ख्याल से, जींद वाले। हाँ, वो भी थे बिल्कुल। तो ऐसे कई नेता थे। सिकंदर बख्त के बारे में मोटा मोटा यह है कि सिकंदर बख्त उस समय मोरारजी देसाई की कांग्रेस में थे। अच्छा, और संघ के बारे में वाली कांग्रेस है। हाँ, क्योंकि वो सारा ग्रुप था ना जी। अच्छा, सिकंदर बख्त। तो जैसे चंद्रशेखर को भी पकड़ा गया था, ये सारे उसी पार्टी के नेता थे। तो सिकंदर बख्त रोहतक जेल में डाले गए। अच्छा। तो सिकंदर बख्त
जो है वो उस समय संघ के बारे में उनके मन में अच्छी धारणा नहीं थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने संघ के लोगों को नज़दीक से देखा कि ये तो मस्त रहते हैं, हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, उनको कोई मतलब, और इनके प्रोग्राम सुबह से शाम तक जैसे चलता है कैंप में, संघ के कैंपों में होता है, तो वो हमारे चलते थे, हमारी शाखा लगती थी, एक दूसरे की मालिश करना, कबड्डी खेलना और ये सारे खेल खेलना और नाटक करना, ये सब हम। अच्छा, जेल में आप लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई? नहीं, असुविधा नहीं थी, वहाँ सुविधा नहीं थी। वहाँ उनको तो ये था कि ये जेल में अंदर बंद रहे हैं तो ज़्यादा ठीक है, अच्छा। बाहर रहेंगे तो जैसी सुविधा जेल के नियमानुसार मिलनी चाहिए। वो अलग अलग क्लास रहती हैं उनकी, कितनी शिक्षा किसने, A क्लास, C क्लास, B क्लास, C क्लास, तो हमें A क्लास, B क्लास, C क्लास जितने भी सारा मिलता था, वो हिसाब किताब मिलाकर भी 400 में कौन से A क्लास है, कौन से B क्लास है, कौन से C क्लास है जी। तो उनमें फिर वो क्या करते थे, हम सबका सामान ले लेते थे उनसे। अच्छा, फिर हमारे अंदर कोई ABC नहीं था, हम सबके लिए वैसा भोजन बनवाते थे। अच्छा, वो मिला के फिर एक सब मिला करके जो है वहाँ पर उन्होंने हमें हवालाती दिए हुए थे कुछ, अच्छा, जो खाना बनाते थे। कुछ हमारे लोग भी लग जाते थे उनके साथ, तो खाना वाना बनाना, वो सारा करना, तो जो खाना सबका एक जैसा पंक्ति में बैठ के हम खाते थे। फिर हम इन नेताओं को भी बुलाते थे। अच्छा, फिर कुछ कार्यक्रम हम करते रहते थे, जयंतियाँ मनाते थे अच्छा, ये महापुरुषों की। पीलू मोदी हो गए, ये भी संबोधित कर लेते थे? हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी आते थे हमारे प्रोग्राम में। अच्छा, और हमें बताते भी थे सारा, और हमारे से समझते भी थे। संघ को उन्होंने समझने की कोशिश की, कभी उनके प्रश्न होते थे, उन प्रश्नों का हम उत्तर देते थे, और उनसे बुलवाते भी थे महापुरुषों की जयंतियों पर। तो धीरे धीरे वो इतने रम गए कि जैसे ही जेल से वो छूटते ही मतलब जो है बाला साहब देवरस के एक तरह से पैर पकड़ लिया उन्होंने कि मैं तो आज आपका हो गया हूँ, मैं तो संघ को समझ गया, सिकंदर वक्त। और उसके बाद तो फिर वो जनसंघ में भी रहे, बीजेपी में रहे, और आखिर तक जो है वो बीजेपी से जुड़े रहे, संघ से ही जुड़े रहे। उनके क्या था कि उनके परिवार में भी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अच्छा, और वहाँ उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने उनके परिवार की कोई चिंता नहीं की, लेकिन संघ का नेटवर्क ऐसा था कि जो लोग जेल में थे उनके पीछे परिवार में कोई कमाने वाला है नहीं है, रोटी बन रही है नहीं बन रही है, इसकी चिंता नीचे के कार्यकर्ता करते थे। अच्छा आहूजा जी, मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा सुनने में आता है कि उस दौरान इमरजेंसी में जेल में आप लोगों को ये लगता था कि शायद यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे, ऐसी संदेश थे वहाँ पे? ऐसा है कि जब तक सत्याग्रह शुरू नहीं हुआ था तब तक जेल में जो नेता थे, वो किसी भी पार्टी के थे, उनको ये लगता था कि हमारी लाशें बाहर जाएंगी। अच्छा, क्योंकि इमरजेंसी जो हटेगी नहीं। और सबसे बड़ा खौफ बंसीलाल जी का था। हाँ, हमारी लाशें बाहर जाएंगी, क्योंकि उनको कुछ बाहर की खबर ही नहीं मिल रही थी। बंसीलाल जी अपडेट लेते थे उस जेल का? ऐसा हमें तो कैसे पता चलेगा। अच्छा, अब तो अंदर। लेकिन जैसे जैसे संघ के जत्थे आने शुरू हुए सैकड़ों की संख्या में, जब जेलें भरनी शुरू हो गई, तब उनको लगा कि हाँ अब जो है इमरजेंसी हटेगी। 1 लाख से ज़्यादा संघ के स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह किया, यानी 25,000 लोग पहले से जेल में बंद थे। हरियाणा में? नहीं, पूरे इंडिया की बात, इंडिया की। पूरे इंडिया में 25-30 हज़ार लोग पहले से बंद थे, जिनको मीसा में बंद किया गया था, या पहले पकड़ा गया था, या कुछ वैसे धरपकड़ में पकड़े गए। उसके बाद जब सत्याग्रह शुरू हुआ तो 1 लाख से ज़्यादा संघ के कार्यकर्ता जेलों में गए। तो कुछ बाकी पार्टियों के भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं थे। अब बहुत सारे लोग थे, तो लेकिन इतनी संख्या में जब जेलों में लगा भी 400-500 लोग हैं, तो उनको लगा कि हाँ अब जो है, संघ के लोगों को तो लगता ही नहीं था। वहाँ तो हम गए तो हमें तो कोई महसूस नहीं हुआ, उल्टा हमारी ट्रेनिंग कैंप वहाँ चलते थे। अच्छा, आप कितने समय वहाँ पे रहे? मैं 6 महीने लगभग रहा। 6 महीने। तो पिताजी ने क्या कहा जब आप वापस? कुछ नहीं कहा, मतलब कारण क्या है कि जो लोग भी गए उनको घर में संभालने वाले संघ के कार्यकर्ता उनके घरों में जाते थे, उनको समझाते थे, संभालते थे, चिंता करते थे, कहीं पैसे की ज़रूरत है पैसे की व्यवस्था करते थे। इसलिए किसी भी परिवार में ऐसा नहीं था कि हमारा बेटा चला गया और गलत किया उसने। अच्छा, आपका चौधरी बंसीलाल से कभी मिलना हुआ जिंदगी? नहीं, मेरा नहीं हुआ। नहीं, कभी नहीं हुआ। तो आपके मन में आज भी कुछ टीस है उनके प्रति कि इमरजेंसी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमें संघ में सिखाया नहीं गया कि आप किसी के प्रति नफरत रखो। वो दौर था, चला गया। हाँ, वो दौर था, चला गया। हालांकि चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा के विकास के लिए काफ़ी काम किया। हाँ बिल्कुल किया होगा जी। लेकिन क्या है कि वो इंदिरा भगत है, इंदिरा ने जैसा कहा, क्योंकि राजनीति में जो लोग एक परिवार के भगत हो जाते हैं, जब ऐसे रहे हैं, शुरू से लॉयल्टी रही है, फिर उनको ये नहीं दिखता भी देश का नुकसान हो रहा है, या देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है, या संविधान की सारी मर्यादाएं भंग हो रही हैं, उसकी चिंता ना करते उन्होंने एक परिवार को खुश करने के लिए किया है सारा। अच्छा, अभी रोहतक में इमरजेंसी के दौरान जेल में गए हुए कितने लोग हैं? कितने लोग अभी जो वर्तमान में जीवित? वर्तमान में जीवित जो है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से शिफ्ट हो गए। अच्छा, और काफ़ी लोग ऐसे हैं, लगभग आधे से ज़्यादा लोग हैं जो ऊपर चले गए। बहुत कम लोग बचे। हाँ, तो मुझे लगता है कि इस समय 70-80 लोग
ऐसे हैं 100 तक भी हो सकते हैं जो मतलब इस समय जिंदा हैं। जिंदा हैं। तो आप लोग कभी मिलते हो आपस में, पुरानी यादें ताजा मिलते हैं। करने के अभी लिए? कल ही हिंदू कॉलेज जो है उसका ऑडिटोरियम में मुझे आज सूचना मिली है कि उसका एक प्रोग्राम रखा हुआ है, उसमें बुलाया उन्होंने। अच्छा अच्छा। उसमें रामविलास शर्मा जी रहने वाले हैं ऐसा मुझे कहा गया है। अच्छा, आप लोगों ने एक ग्रंथ लिखा था सुब्रज्योत्सा नाम हाँ जी। से, तो उसके लेखक मंडल में आप भी हैं? हाँ मैं हूँ। कारण क्या है कि पीछे हिंदू कॉलेज में मुख्यमंत्री जी आए हुए थे एक बार, जब नए नए मुख्यमंत्री बने थे, तो ऐसे लोगों को बुलाया हुआ था जो इमरजेंसी में जेल में रहे थे। तो मैं भी गया था उस कार्यक्रम में। तो वहाँ एक घोषणा हुई थी कि क्योंकि एक पुस्तक जो है, एक पुस्तक पहले लिखी गई थी, तानाशाही से जूझता हरियाणा, वो लिखी गई थी इमरजेंसी के तुरंत पश्चात। अच्छा। यानी 1977-78 में लिखी गई थी। तो अब उसमें आप देख लीजिए कि कितने साल हो गए, मोटा मोटा 22 और 21 43 साल उसको हो गए थे जी। और पुस्तक जो है वो विलुप्त हो गई थी। अच्छा। कभी कभी किसी के घर में कोई मिलेगी तो 40 साल पुरानी पुस्तक का क्या हाल होता है, उस समय उतनी क्वालिटी भी नहीं होती थी पेपर की, और बड़े सस्ते में छपी थी जी। तो फिर यह है कि नई पीढ़ी को पता चलना चाहिए, तो ऐसी नई पुस्तक एक लिखी जाए। ये एक उस समय घोषणा हुई और उसमें 2 लोग वहाँ उपस्थित थे जिनको ये कहा गया कि आपने इस काम को देखना है। एक मैं था और एक डॉक्टर अशोक गर्ग जो है, यहीं से MBBS किया उन्होंने। और डॉक्टर, एक बात और भी बताऊंगा आपको, यहाँ मेडिकल के डॉक्टरों में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने सत्याग्रह किया था। अच्छा। हाँ, डॉक्टर भी जेल में गए थे? हाँ हाँ, जो उस समय पढ़ रहे थे, मतलब MBBS कर रहे थे, तो उसमें ये इनकी MBBS हो गई थी डॉक्टर अशोक गर्ग की। तो ये भी वहाँ हिंदू कॉलेज में, अपना मेडिकल कॉलेज में संघ का बहुत अच्छा काम था। लगभग आप ये देखिए कि डॉक्टर और स्टूडेंट मिलाकर के कम से कम 150 से 200 ऐसे थे सब जो संघ से जुड़े हुए थे उस समय। अच्छा, तो रामविलास जी से तो आपके परिचय रहा ही है तब से ही। तो रामविलास जी ने क्या बताया कि किस तरह का टॉर्चर उनके साथ जेल में हुए, या फिर जो और दूसरे राजनीतिक कैदी थे उन्होंने अपने अनुभव बताए हों? ऐसा जी, जिन जिन से हम लोग मिल पाए उन्होंने सारा बताया। तो रामविलास जी ने भी बताया अपना कि सारा, अब वो पूरा तो इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन पुस्तक में मैंने सारा वो वर्णन किया है। जी जी। अब पुस्तक में देखेंगे तो रामविलास जी का अलग से पूरा है। तो मोटा मोटा यह है कि उनको कई तरह की यातनाएं दी गई, बहुत तरह की। तो बाकी जो राजनीतिक कैदी थे, क्या उनको भी किसी प्रकार की यातनाएं दी गई? हाँ, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, ऐसे अनगिनत मिलेंगे जिनको यातनाएं दी गई शुरू से। चौबे बंसीलाल जी इमरजेंसी के दौरान कभी रोहतक जेल में आए थे? नहीं, इमरजेंसी के दौरान नहीं आए। नहीं आए ना। उनका तो ये है कि बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। एक बार, अच्छा, जो थाने में पिटाई हो सकती थी हो गई। एक बार आपने जज के सामने प्रस्तुत कर दिया, उसको पता जेल में जाना का तो आपका डर ही निकाल दिया होगा उन्होंने जवानी में ही। हाँ हाँ, जेल का तो डर बिल्कुल निकल गया था। उसके बाद तो मेरे को एक भी बार मौका दोबारा मिला था। अच्छा। वो ये हुआ कि जो 1990 में जो राम मंदिर का जो वो चल रहा था, उस समय ढांचा टूटा था अयोध्या में, बाबरी मस्जिद। तो उस समय भी हम लोग गए थे, रोहतक से सैकड़ों लोग गए थे। अच्छा। और रास्ते में सब उन्होंने पूरा ही बंद कर दिया था, ट्रेनें उन्होंने बसें वगैरह बंद कर दी थी। तो जैसे तैसे हम लखनऊ तक पहुंच गए थे। फिर लखनऊ में हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, हमारे जत्थे को। अच्छा। और फिर 18 दिन हमें उन्नाव जेल में रखा गया था। अच्छा। तो 2 बार आप जेल जा चुके हैं? 2 बार मैं जेल में गया हूँ। बाकी नौकरी बैंक में? तो मैं आपको एक और घटना सुनाता हूँ। हाँ जी। मेडिकल कॉलेज के एक जत्थे का नंबर था सत्याग्रह करने वाला। अच्छा। तो पूरे मेडिकल कॉलेज के थे। तो उस समय मेडिकल कॉलेज में एग्ज़ाम भी चल रहे थे कुछ स्टूडेंट्स के। तो एक रमेश बत्रा हैं डॉक्टर, आजकल वो निदान हॉस्पिटल सोनीपत में काफ़ी बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके मालिक हैं डॉक्टर रमेश बत्रा। तो उस समय यहाँ पढ़ते थे, संघ से जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा मैं भी सत्याग्रह करूँगा। तो उनको मना किया गया कि तुम्हारे पेपर हैं, इसलिए तुम तैयारी करो, अपना तुमने सत्याग्रह, हाँ, साल मत खराब करो, तुमने सत्याग्रह नहीं करना। कहता ठीक है, कोई नहीं, फिर मैं साथ साथ चलूँगा आपके, देखूँगा कैसे कर रहे हैं। तो साथ साथ चल रहे थे थोड़ी दूरी पर। तो चलते चलते एक जगह इकट्ठे हुए तो नारा लगाना शुरू किया भारत माता की। उन्होंने भी जय बोल दिया। पुलिस वाले ने कहा तू भी आ जा भाई। तो पुलिस ने उसको भी पकड़ लिया, आगे जेल में। खैर बाद में फिर वकीलों ने क्या किया, कोर्ट से परमिशन लेकर के वो जेल से पेपर देने जाते थे। अच्छा। वहीं उन्होंने तैयारी की और अपना पास हुए। आज तो ऐसी भी घटनाएं कई तरह की हैं। ऐसे भी हैं जो स्कूल में पढ़ते थे, उनको कहा भी तुम्हें छोड़ दिया, उनको दोबारा छोड़ने के बाद फिर सत्याग्रह कर दिया, फिर छोड़ दिया, फिर सत्याग्रह कर दिया। तो उनको लगा भाई इनको अब जेल में रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये रोज़ जो है ना दर्पण फेंकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ऐसे स्कूल विद्यार्थी भी बहुत थे। अच्छा, ये दर्पण कितने दिन तक चला जी? आखिर तक चला।
इमरजेंसी खत्म होने तक हाँ, चलता खत्म है। होने तक चलता ये है। पता नहीं था कहाँ से छपा ना। कहाँ नहीं है। ये फरीदाबाद में एक पुरानी फैक्ट्री थी एक अच्छा इसी की, उस फैक्ट्री में छपता था। अच्छा अच्छा, कोई मुद्रिक प्रकाशक कुछ नहीं था उसका, ना। सीधा प्रिंट होता था, बिल्कुल बिल्कुल, वो बनता था, मतलब एक निःशुल्क बंटता था। निःशुल्क बढ़ता था। एक ग्रुप था, मंडल था, जो उसको सारा उसका संपादन करता था। उसके विषय सामग्री पूरे हरियाणा में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, कहाँ कहाँ सत्याग्रह हुआ, कहाँ कहाँ यातनाएं हुई, किसके साथ क्या हुआ, वो सारी चीज़ें उसमें होती थी। यानी वो लगभग 8-10 पेज का होता था। अच्छा हाँ, इतना बड़ा साइज़ था उसका, 8-10 का पेज का होता था। और उसके बाद फिर वो पूरे प्रिंट होकर के, हाँ, सर्कुलेट होता है। सर्कुलर। ये अभी तक नहीं पता चल पाया कि किस प्रिंटिंग प्रेस से छपता था, लेकिन वहाँ पर भी कुछ व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं मतलब जो है अच्छी प्रेरणादायक हैं जेल की। हम लोगों को तो मतलब जेल में ये था कि जो कॉलेज विद्यार्थी थे, स्कूल विद्यार्थी थे, फिर प्रोफेसर भी थे। हिंदू कॉलेज के काफ़ी बड़ी संख्या में प्रोफेसर थे। अच्छा। बाकी यूनिवर्सिटी से भी थे कई प्रोफेसर। तो वहाँ बाकायदा स्टूडेंट की क्लासें लगती थी, अच्छा उनको पढ़ाया जाता था। फिर कई ऐसे थे जिनको रामायण महाभारत आती थी, तो वहाँ सत्संग होता था। अच्छा फिर कईयों के घर से कुछ मिठाई वगैरह आ गई, तो मिलने वाला कोई आता था तो वो उसको मना नहीं करते थे वो जेल वाले। तो वो मिठाई सारी एक जगह इकट्ठी होती थी। अच्छा, वो फिर सब में बंटती थी। अच्छा, कई नेता थे, नेता के घर से ज़्यादा चीज़ आती थी। कहीं गजरेला बताते का हैं कोई मेहता जी थे, पिल्लू मोदी जी थे, उनके घर से बहुत राशन। हाँ, ऐसे अपने बीजेपी के भी कई जो पुराने लोग थे उनके घर से आते थे, तो वो सारा एक जगह इकट्ठा होता था। इकट्ठा होकर के शाम को सत्संग होना था। सत्संग में मतलब जो है सत्संग के बाद सबको फिर बराबर का बंटता था। अच्छा अच्छा, तो ये था। वह एक आहूजा जी आपके जेल जाने पे है, जो अमीर लोग होते हैं ना, वो जेल से खाना मंगवाते हैं घर पे ही कभी कभी, कि अगर कोई कर्म लिखा हुआ ना तो घर पे ही कट जाए। आपका तो जेल में ही जाके कटा वो कर्म। हाँ नहीं, लेकिन ऐसा खाना तो कभी नहीं मंगवाया किसी ने, लेकिन वहाँ एक अनुभव अच्छा रहा। फिर संघ में हम लोगों को देशभक्ति के गीत हैं और खेल ऐसे खिलाया जाता है जिसमें साहस की भावना हो, पराक्रम की भावना हो, नारे ऐसे लगवाए जाते हैं शाखाओं में। उसके कारण से उत्साह, साहस तो पहले से ही आ जाता है। तो और 21 साल की उम्र कोई मैच्योर उम्र भी नहीं थी उस समय। लेकिन मेरे से कम उम्र के भी थे। अच्छा, आपसे कम भी थे? मेरे से कम उम्र के भी थे। तो इसलिए वहाँ तो ऐसा माहौल था निडरता का। और आपको मैं क्या बताऊं कि हमने एक बार ये सोचा कि हम नाटक करेंगे। अच्छा, तो टाइम में टाइम होता था। हम वहाँ भी एक अंदर अखबार निकालते थे। अच्छा, उसमें सारी खबरें जो है ना, कुछ ना अच्छा, कुछ जेल का अखबार निकालते थे? अपने जो सारे ठहरे हुए थे उनके कोई ना कोई बात पकड़ लेनी, वो उसमें छाप देनी, ताकि वो पढ़ने वाले को बड़ा हंसी आए। हाथ से ही लिखते थे? हाथ से लिखते थे। अच्छा। एक राजेंद्र शर्मा थे कोसली के, अच्छा। वो बनाते थे और कार्टून बना करके उसमें कार्टून भी बनाते थे वो। अच्छा। तो हमारे अंदर कई कलाकार थे। मैं खुद मतलब एक उसमें रहा हूँ, नाटकों में। क्या नाम था आपके जेल के अखबार का, याद है? नाम तो ऐसा मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा। हाँ, जेल समाचार करके था, ऐसे जेल समाचार करके ही। जेल समाचार निकालते ऐसे ही थे। अच्छा। तो हमने विचार किया कि एक नाटक करेंगे 1 घंटे 1.5 घंटे का देशभक्ति के ऊपर। तो फिर लिखना शुरू किया। एक मंडली बनी थी, उस मंडली में मैं भी था। तो फिर लिखना शुरू किया के बाद उसमें कई महापुरुष जो हुए हैं, भगत सिंह है, बलवंत फड़के है, ऐसा अलग अलग टाइम में अलग अलग कैसे क्रांतिकारी हुए, उनके पूरे जीवन की गाथाएं स्टेज के ऊपर हम वो करेंगे। हमने जो जेल का जो वो था सुपरिटेंडेंट था उस समय, सरदार था एक, अच्छा। मुझे नाम तो ध्यान नहीं आ रहा। उससे बात की तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आप करो, आपको जो सहयोग चाहिए हमें। हमने कहा हमें कुछ पुलिस की वर्दियाँ चाहिए, हमें कुछ बंदूकें भी चाहिए। तो उन्होंने वो सारी अरेंजमेंट करवाई। अच्छा। हाँ, वो सारी अरेंजमेंट करवाई और जेल में जितने भी कैदी थे सबको वहाँ जो है वो नाटक दिखाया गया। अच्छा। सबको नाटक दिखाया गया। तो इतना बढ़िया नाटक था वो, मतलब हमने अपने पूरे हुलिये बदले, सब कुछ जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी उसकी पूरी हमने तैयारी की। अपने आप में वो एक अद्भुत था कि इतना बढ़िया नाटक हमने तैयार करके, मतलब हमारी एनर्जी जो है ना पॉजिटिव चीज़ों में लगी रहती थी, लेकिन नेगेटिविटी आती नहीं थी कभी भी। ये था। तो लोगों की सेहत अच्छी हो गई थी वहाँ। अच्छा, अट्टे कट्टे हो गए थे? हाँ, मतलब मालिश वालिश करना, सरसों का तेल जो है मतलब वो आता था, हमें सरसों का तेल मिलता था वास्तव में सब्जी में उपयोग करने के लिए। अच्छा। तो हम वहाँ उसमें कम उपयोग करते थे, मालिश वालिश करने में ज़्यादा उपयोग करते थे। ये था कबड्डी, कुश्ती, ये सब चीज़ें। दोस्तों, ये थे सुभाष आहूजा जी। इमरजेंसी के दौर की इनकी काफ़ी सारी यादें इनको ज्यों की त्यों इन्होंने हमें बताई है। और जेल में समाचार पत्र निकालना, जेल में नाटक करना, ये उस दौर में जो चीज़ें इन्होंने सीखी इनके उम्र भर काम आई हैं। अगर आपका इमरजेंसी से जुड़ा हुआ कोई अनुभव है और आपके किसी परिवारजन ने इमरजेंसी में जेल में दिन बिताए हैं, तो कमेंट करके आप भी ज़रूर अपने अनुभव हमारे से शेयर करें।
शुक्रिया इसमें सुभाष जी। मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, जो पुस्तक के बारे में अगर कोई और जानकारी आपको इमरजेंसी के बारे में जाननी है जी, तो पुस्तक में बहुत सारी अच्छी सामग्री है। वो पुस्तक शुभ्र ज्योत्सना अवेलेबल नहीं है ना हाँ, जी? मैं बताता हूँ। शुभ्र ज्योत्सना नाम से पुस्तक है। जी। ज्योत्सना पुस्तक जो है 450 पेज की है, उसमें चित्र भी हैं काफ़ी कलरफुल। प्रभात प्रकाशन ने उसको छापा है, जी। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप अमेजोन पे भी उपलब्ध है। नहीं, वो गूगल पे भी पीडीएफ भी उपलब्ध है उसकी। गूगल पे पीडीएफ भी है, अमेजोन पे भी उपलब्ध है। जी जी। अमेजोन पे भी आप चाहें तो मंगा सकते हैं। वो लाइब्रेरी एडिशन है उसका। हाँ, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा कवर है तो उसका। मैंने भी काफ़ी लोगों को, मेरे पास थी पुस्तकें, कुछ मैंने 50 एक पुस्तकें मंगवाई थी अपने खर्चे पर ही, और अब जैसे लोगों को मैंने भेंट भी की, वो सारी लगभग खत्म हो गया। मतलब निकल गई लगभग। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सुभाष आहूजा जी से कोई सवाल पूछना है तो ज़रूर कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को।